नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक गंभीर विषय के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि आगे आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। जो कोविड-19 के समय जो भारत ने एकता दिखाई थी वैसी ही एकता है वो फिर से दिखानी होगी। तो क्या सच में वैसा दौर अब वापस आने वाला है? क्या कोविड-19 के समय हमने जो जीवन जिया था सेम वैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है? क्या भारत पर बहुत बड़ा संकट है? क्या एक तरफ यहां पर लगातार ये खबरें आ रही है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं शांति वार्ता की बातें हैं वो हो रही हैं। इसके बीच में मोदी जी ने ऐसी बातें कही और वो भी किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं, पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी ने यदि बात कही है तो इसके दुनिया भर के मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। और आज इसी के बारे में आज के सेशन में हम बात है वो करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। आने वाला समय देश के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है वो साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट के में हमारे जहाज और भारतीय क्रू है वो फंसा हुआ है, ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। व्यापार है वो रुकना नहीं चाहिए, व्यापार के रास्ते हैं वो प्रभावित है वो हो रहे हैं, जिसकी वजह से देश के साथ साथ में विश्व भर में गैस, तेल, फर्टिलाइजर है जैसी जरूरत जो सामान है उसकी सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। तो क्या हमें जो दिख पा रहा है, हमें बस इतना सा दिख रहा है कि साहब तेल की समस्या हो सकती है और जो गैस सिलेंडर है उसकी समस्या हो सकती है। क्या उसके आगे भी दूर तक है वो सरकार देख रही है और सरकार को दूर तक देखने पर क्या ये समस्याएं हैं वो नजर आ रही है? क्या सरकार की ये दूरदर्शिता है कि सरकार पहले ही कह रही है कि स्थिति विपरीत है वो हो सकती है? इन सभी मुद्दों के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। यहां पर मोदी जी ने देखो कहा कि आगे आने वाले समय में संकट हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें सफलता के लिए राज्यों का सहयोग जरूरी है कि यदि हमें सफल होना होगा तो जिस प्रकार कोरोना में सभी राज्यों ने बागडोर संभाली थी उसी प्रकार सभी राज्यों को एकजुट होना होगा, सभी को साथ है वो देना होगा। ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने साथ ही यहां पर कहा कि बीते कुछ दिनों में दुनिया ने अनेक देशों से कच्चे तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। तेल, गैस, फर्टिलाइजर, बिल्कुल स्टार लगा के याद समझना, इसको बहुत गंभीर मुद्दा है जो कि आपको अभी नजर नहीं आ रहा। देखो, हर जरूरी सामान से लदे जहाज भारत पहुंचे हैं, यही हमारी कोशिश है, लेकिन ऐसे हालात लंबे समय तक जारी रहते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं कि देश संकट में है, आपको समझना होगा। साथ ही वो कह रहे हैं कि हार्मुज में कई जहाज भारत आए हैं। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जिनको ये नहीं पता कि सर ये हार्मुज क्या है ना, इसमें जहाज कैसे फंस जाता है, क्या ये कीचड़ है क्या? तो यहां पर हम समझते हैं ना, क्योंकि बच्चों के अलग अलग सवाल होते हैं, सर ये ऐसा कैसे हो गया, जहाज कैसे फंस गए। बात मैं आपको समझाता हूं। ये आप देख रहे हो, ये अपना प्यारा भारत है, ये आपको गुजरात दिख रहा होगा। यदि आप थोड़े से पश्चिम की तरफ जाते हो तो यहां पर इस क्षेत्र को मिडिल ईस्ट कहा जाता है। आप कहोगे सर मिडिल ईस्ट कैसे, हमारे तो पश्चिम में है। अरे भैया, अमेरिका जो है वो कहता है कि ये मिडिल ईस्ट में है क्योंकि अमेरिका के ईस्ट में पड़ता है। तो यहां पर आप देखोगे ये गुजरात दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, एक बेवकूफ सा देश, हाँ दिख रहा है सर पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान से थोड़ा इधर आते हो नेक्स्ट तो यहां पर ये ईरान दिख रहा होगा। अब ये सारी जो समस्याएं चल रही है, सारा जो युद्ध चल रहा है वो ईरान में चल रहा है। कौन कर रहा है साहब? दूर दूर बैठे हुए दो बावड़े लोग हैं वो कर रहे हैं युद्ध। सर उससे इनको क्या फायदा? अरे भैया, उनको बहुत बड़े फायदे हैं। यहां पर इजराइल है वो ये चाहता है कि मैं ईरान को मिटा ही दूं, और अमेरिका है वो चाचा बनने के लिए आए थे। उनको लगा कि मैं 2-3 दिन में सारे मामला समेट के मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन मामला कुछ उल्टा पड़ गया है। यहां पर आप देखोगे ये आपको ईरान है वो दिख रहा है, और ईरान, और यहां पर ये दिख रहा है आपको दुबई। बीच में एक सकरा सा आपको रास्ता दिख रहा होगा, यहां पर ये सकरा सा आपको रास्ता दिख रहा है, इसे ही हार्मुज स्ट्रेट है वो कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। अब क्या हो रहा है कि ईरान के पास में एक चाबी है इस युद्ध की। क्या चाबी है सर? ईरान को पता है कि यहां पर जो तेल निर्यात होता है ना, तेल निर्यात होता है, मतलब मैं ये कहूं कि भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 55%, 55% जो ऑयल है वो यहीं से ही लेता है, भारत लेता है। तो आप समझ सकते हो, भारत के संदर्भ में समझ रहे हैं कि साहब दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कि इस रास्ते पर निर्भर करते हैं कि यदि यहां से जहाज निकलता है तो सारी चीजें हैं वो सही से, उनकी गैस है वो चल पाता है, चूल्हा है वो चल पाता है। कुल मिला की बात यह है। अब ईरान ने क्या कर रखा है? ईरान ने कह रखा है कि साहब यहां से यदि कोई भी निकला तो हम उस पर क्या करेंगे?
है ना, ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे। वैसे ईरान ये भी कह रहा है ना, ईरान ने अभी हाल ही में एक भाषण में ये भी कहा, उनके जो कमांडर है उन्होंने कहा कि हम तो कुछ मना नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से निकलो, कौन मना कर रहा है, हम तो नहीं मना कर रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं कि आपसे डर रहे हैं, तो हम डर रहे हैं तो हम क्या करें भैया, हमसे डर रहे हैं उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी हमारी तरफ से तो खुला है, जाओ। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है ईरान, ईरान ने दुबई में हमला किया, कतर में किया, बहरीन में किया, कुवैत में किया, सब जगह हमले कर दिए। आप कहोगे सर लड़ाई तो अमेरिका और इजराइल की है, हमला यहां पर क्यों, ये सारे इसके दोस्त है, आप इसे समझो, ये सारे क्या है, दोस्त है। तो उसका जो इजराइल और अमेरिका है वो बहुत दूर है, तो ये क्या कर रहा है, ईरान है वो अपने इनके दोस्तों को पीट रहा धमाधम धमाधम, कि और कुछ ना हाथ आ रहा तो इसके दोस्तों को भी पीटा जाए। लेकिन अब वापस चीजें हैं, वो अभी जैसे ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उससे कुछ समय पहले भी न्यूज में ये आया है कि हाँ, हमें सोर्सों के हवाले से जो खुफिया सूत्र है उसके हवाले से हमें पता लगा है, दैनिक भास्कर में बहुत सारे न्यूज चैनल में ऐसी चीजें थी कि अब वापस है वो वार्ता की तरफ आ रही है। लेकिन गंभीर विषय वही बना हुआ रहता है कि जब चीजें थोड़ी सी पटरी पर आती हुई दिख रही है, यहां पर आपको पता होगा कि ट्रंप ने कहा था कि मैं 48 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं ईरान को कि 48 घंटे के अंदर यदि हार्मुज जल संधि है इसको नहीं खोला गया, यहां से यदि जो जहाज है वो आराम से नहीं निकले तो बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन फिर यहां पर ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको बढ़ा दिया है, अगले 5 दिन बाद में हम इसके बारे में बात है वो करने वाले हैं। तो यहां पर अभी इतनी चिंता है क्या, तो हम यहां पर बात को समझते हैं कि पश्चिम एशिया संकट में भारत को 5 ये बड़े असर है वो हो रहे हैं। क्या क्या असर हो रहे हैं, अब यहां पर गंभीरता से चीजों को लेना और समझना कि सर ये जो युद्ध चल रहा है उससे भारत को क्या नुकसान है। यहां पर भारत 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, कितना 85% हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, और जिसमें से 60 से 65 पश्चिम एशिया से है वो आता है। हार्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल है वो गुजरता है, और भारत के 22 जहाज यहां पर फंसे हुए हैं। अभी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई कुछ देर पहले, उसमें कहा कि उन्होंने कि हमारे 20 जहाज हैं वो फंसे हुए हैं, 2 है वो निकल चुके हैं। तो इनकी संख्या आप थोड़ा बहुत देख लेना। आगे बात करें, तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें हैं उसमें $5 से $15 प्रति बैरल का इजाफा हो गया है। अब मुझे बताओ, जैसे तेल जहां से निकल रहा है, निकल तो हम कतर से ज्यादा आयात करते हैं, और कतर पर अटैक कर दिया तो वहां पर तेल वैसे निकल रहा। लेकिन हाँ, ये जो देश है, खाड़ी देश है, ये हमेशा प्रयास करते हैं कि तेल है उसको चलता रहे, जिससे क्या हो कि इनकी भी तो कमाई चाहिए, इनको भी तो पैसा चाहिए। जैसे ईरान है, ईरान चचा के तेल बेच रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उस पर लगाया हुआ जो बैन था उसको हटा दिया है कि साहब तेल की कीमत वैसे बढ़ रही है, हमने जो ईरान पर बैन लगाया है उसको हटा दिया है कि ईरान से भी आप तेल ले सकते हो, लेकिन नया नहीं ले सकते हो। पहले कोई ट्रेड डील हुई हुई है, पहले आपने यदि खरीदा हुआ है, जहाज में भरा हुआ है, तो उसे आप ले जा सकते हो। तो यहां पर अमेरिका ने कहा कि साहब तेल तो ले लो, वरना और तेल के भाव है वो महंगे होंगे। भारत की और क्या सुरक्षा है साहब, तो यहां पर पश्चिम एशिया में 80 से 90 लाख भारतीय हैं वो काम करते हैं, और यहां से करीब 3.75 लाख लोग सुरक्षित भारत लौट गए हैं। लेकिन ये अभी 80 से 90 लाख लोग हैं ये वहीं पर है। अब इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहीं पर ही रहने लग गए हैं, घर बार सारा सिस्टम वही सेट कर लिया है, तो वो तो अब वापस भारत नहीं आना चाहते, वो वहीं हैं। लेकिन तो भी 3.75 लाख घरेलू सुरक्षित हैं वो भारत ले आए गए हैं। महंगाई और आम आदमी, एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी है ना, प्रीमियम पेट्रोल है वो महंगा हुआ है, शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आ रही है। ये बहुत बड़े ऐसे संकेतक है जिससे आपको पता चल रहा है कि अर्थव्यवस्था है वो नीचे जा रही है, पैसा है वो लुढ़क रहा है, पैसे की कीमत है वो कम हो रही है। सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी बढ़ है, मतलब जो कीमतें हैं वो भी बढ़ सकती है, जिससे रोजमर्रा के सामान है वो महंगे हो सकते हैं। आप कहोगे सर पेट्रोल डीजल बढ़ने से रोजमर्रा के सामान का क्या फर्क है? अरे भैया, आपके सामने आप जितनी भी चीजों को खाते हो, पीते हो, काम में लेते हो, नहाते हो, धोते हो, जितनी भी चीजें आप काम में लेते हो ना, वो कहीं ना कहीं से ट्रक से आया होगा। तो जब ट्रक से आया होगा तो ट्रक किससे चलता है? डीजल से चलता है। तो डीजल महंगा होगा तो आवागमन, जो आपके लाने और ले जाने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका फर्क है वो सामान पर भी पड़ने वाला है, तो वो चीजें भी महंगी होगी। दूसरी बात है, यहां पर क्या, विदेश में आने वाला जो पैसा है, मतलब जो रेमिटेंस है, भारत सालाना 8 लाख करोड़ प्लस रेमिटेंस आता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं वो विदेश में काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और भेजते कहां पर है? भारत में भेजते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यहां पर कहा जा रहा है 8 लाख करोड़ प्लस रेमिटेंस आता है, जिसका 50% हम गल्फ देशों से, ये जो खाड़ी देश है, वहां से हमारे पास में पैसा आता है। तो ये बड़ा संकट है वो हो सकता है। दूसरी बात है, संकट बढ़ा तो भारतीयों की नौकरी और इनकम प्रभावित होगी, देश में कम पैसा है वो आएगा। भाई सही बात है, यदि जहां पर युद्ध चल रहा है तो वहां पर कैसे चीजें चल पाएगी। दूसरी बात, यहां पर अब यह भी कहा जा रहा है कि यदि ईरान पर और कोई बड़ा हमला किया, क्योंकि यहां पर ईरान पर और भी बड़े हमले हैं, उसके लिए अमेरिका है, बावड़ा आदमी है, कुछ भी कहता रहता है, तो वो उसने कहा कि हम हमले करेंगे। तो ईरान
ये भी कह रहा है कि आपको पता होगा जो इंटरनेट चल रहा है, जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, ये देख रहे हो आप इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के बड़े बड़े तार हैं। कितने बड़े बड़े कि साहब ये इतने बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े हैं साहब, है ना, और पूरे समुद्र में तार है वो बिछे हुए हैं। आप कहोगे सर हमने तो सोचा सैटेलाइट से आ रहा है, अरे गुरुजी सैटेलाइट से आ रहा है, लेकिन डाटा बेस है वो कहां पर है, अमेरिका में है, और पूरे समुद्र में बड़े बड़े तार है वो बिछे हुए हैं, किसके, इंटरनेट के। ईरान ने कहा है हम उस पर हमला करेंगे, यदि उस पर हमला किया गया तो करोड़ों का नुकसान होगा, है ना। नुकसान कैसे होगा कि भैया इंटरनेट नहीं चल पाएंगे, जो फोन पे, पेटीएम, दुनिया भर की जो मशीनरी चल रही है, आप सोच रहे हो आज इंटरनेट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो वो सारी चीजें, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से बंद ही हो गया, रुक जाएगा, स्पीड धीमी हो जाएगी, इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी, तो ये चीजें हो सकती है। भारत का लगभग $100 बिलियन व्यापार इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि युद्ध के कारण प्रभावित हो रहा है। हम बहुत ज्यादा निर्यात भी करते हैं, क्योंकि वहां पर जो आपके मिडिल ईस्ट है, यहां पर खेती वगैरह नहीं होता, यहां पर एक ही चीज है तेल, है ना, खेती वगैरह है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो यहां पर फ्रूट वगैरह है, यहां तक की चीजें भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट है वो करते हैं इन मिडिल ईस्ट को, तो वो प्रभावित होने वाला है। अगर रेड सी या स्वेज रूट बाधित होता है तो शिपिंग लागत 2 से 3 गुना है वो बढ़ सकती है, ये बड़ी नुकसान है वो हमारे को झेलना पड़ सकता है। तो ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें हैं, ये जो 5 चीजें हमने देखी, उसके अलावा भी मैं आपको बताता हूं कि जैसे ऐसा कहा जा रहा है, देखो यहां पर मोदी जी ने भी अपने स्पीच में कहा कि साहब जो फर्टिलाइजर है ना, यहां पर देखो फर्टिलाइजर है, इसमें भी बड़ी समस्या हो सकती है। तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही बारिश होगी और बारिश के बाद में यदि यूरिया फर्टिलाइजर है वो किसान के हाथ में नहीं लगेगा, तो साहब उसकी मारी होगी। यदि मारामारी हुई, किसान ने जैसे तैसे फर्टिलाइजर है वो नहीं डाला और फसल उगाई, तो भाई साहब फसल होगी नहीं। जब फसल नहीं होगा तो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो गिरेगा, कुल खाद्यान्न उत्पादन गिरेगा तो और बड़े नुकसान है वो भारत को हो सकते हैं। भारत को धान की कमी है, अन्न की कमी है वो हो सकती है, क्योंकि भारत कहता है कि हम 80 करोड़ जनता को NFCA के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम अनाज देते हैं, तो वो अनाज है फिर कैसे मिलेगा। और भी दुनिया भर की चीजें हैं, हमारे हित है वो जुड़े हुए हैं, हम ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप दुनिया भर का एक्सपोर्ट करते हो, है ना। जब एक्सपोर्ट रुकेगा तब यहां के जो व्यापारी हैं उनको बड़ा नुकसान होगा। जैसे आपने देखा होगा छोटा सा जेम्स एंड ज्वेलरी पर 200% टैरिफ लगा दिया था ट्रंपिया ने, उस समय भी जो जयपुर में रहने वाले काम करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी समस्या है वो देखने को मिली थी, उनके सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए थे, उनके रोजगार है वो छिन गए थे। तो ऐसी बहुत बड़ी समस्या है वो भी देखने को मिलेगी जब युद्ध और लंबा चलेगा। तो इसलिए मोदी जी ने कहा है कि अब देश को एकजुट होने की जरूरत है, अब देश को वापस एक है वो होने की आवश्यकता है। हमने जिस प्रकार कोरोना को हराया था वैसे ही हमें है वो हराना होगा। वैसे ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में हालिया जो बातचीत है उसके बाद में 15 मुद्दों पर सहमति बनी है। अब भाई साहब इनका भी कुछ समझ में नहीं आता, ट्रंप कह रहे हैं लगातार कि हमारी बात हो रही है, ईरान मना कर रहा है कि हमारी कोई बात नहीं हो रही है। अब मतलब ये तो ऐसे सिस्टम है जैसे कि कोई लड़का लड़की है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो कैसे नाराज हो जाते हैं कि नहीं मेरे से तो बात ही नहीं हुई, मेरे को तो बोला ही नहीं, मेरे से पूछा ही नहीं, है ना। तो ये ऐसी समस्याएं चल रही है कि ट्रंप तो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि मेरी ईरान के साथ में बातचीत हो रही है, हमने डिस्कशन किया है, और साहब वापिस ईरान कहता है कि हमारी कोई भी बातचीत है, कोई भी डिस्कशन है वो नहीं चल रहा है, हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। यहां पर वैसे ट्रंप जी ने कहा है तो हम बोल ही देते हैं कि 15 मुद्दों पर वो कह रहे हैं कि सहमति बनी है। इन मुद्दों की पूरी लिस्ट में सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने ईरान के पावर प्लांट पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए। उन्होंने कहा था कि मैं ईरान के पावर प्लांट पर हमला करूंगा, बिल्कुल बिजली गुल कर दूंगा यदि मेरी बात नहीं मानी, और हार्मुज स्ट्रेट है उसको यदि खोला नहीं तो देख लेना। 48 घंटे की चेतावनी दी थी, लेकिन फिर कहा कि कोई बात नहीं, मेरी वापस बात हो गई है, अब मैं 5 दिन है वो टाल रहा हूं, 5 दिन बाद में सोचूंगा, उठूंगा तब मैं देखूंगा। वैसे भारत के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच में कोई बातचीत है वो नहीं हो रही है। सॉरी, भारत नहीं, ईरान के विदेश मंत्रालय उन्होंने कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच में कोई बातचीत है वो नहीं हो रही है ना। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की जैसे देश हैं वो आपस में मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच में कह रहे हैं मैं सुलह करवा दूंगा, मैं मना दूंगा, पैचअप करवा दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा है ना। ये सारी बातें हैं। उसके बाद में ये भी कहा गया अभी कुछ देर पहले कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ट्रंप से बात भी की है और ये कहा है कि हमें हार्मुज जो स्ट्रेट है वो हर हालत में खुलवाने के प्रयास है वो करना होगा। कुल मिला के बात यह
हैं कि आने वाला जो समय है वो हो सकता है, यदि ये युद्ध लंबा चला तो अभी हम आराम से न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, बढ़िया हुआ, मिसाइल दागी, ये अच्छा हुआ, यहाँ पर हुआ, लेकिन जब इसकी आग आपके घर पर पहुंचेगी, जो धीरे धीरे पहुंच रही है, फिर आपको पता लगेगा कि युद्ध है वो क्या होता है। कमरे में बैठकर युद्ध के लिए तालियां बजाना बहुत आसान काम है, लेकिन जिस देश में युद्ध हो रहा है या जो जिस देश की सेनाएं युद्ध लड़ रही है, उनको सच में वीरता पुरस्कार है वो मिलना चाहिए। वीरता पुरस्कार कोई तमगा नहीं है, उनका सम्मान ही एक प्रकार का वीरता पुरस्कार है। तो हमें युद्ध से बचना है। हाँ, हो सकता है कि आप कई बार थ्रिल में कह देते हो कि पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए सहमत हूं कि हाँ, ऐसे देश, ऐसे घटिया देश को तो उड़ा ही देना चाहिए, लेकिन हाँ, उसमें बस ये तय होना चाहिए कि हमारा 1% भी नुकसान ना हो, क्योंकि भारत या भारत के लोगों का 1% नुकसान है वो कहीं ना कहीं हमारा अहित है। ठीक है, बाकी ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ी में कहावत है कि खुद का लखनऊ मर जाए, तो हमारे यहाँ पर जो पड़ोसी है वो खुद के जो उसके जो लखन है उनसे खुद ही खत्म हो जाएगा। अपने को किसी प्रकार की कोई जरूरत है नहीं, हमारा ध्यान है वो सिर्फ चाइना पर केंद्रित होना चाहिए कि उसको कैसे हम हरा सकते हैं। बाकी आपको पता होगा कि हमारे चैत्र नवरात्रि के विशेष ऑफर है वो चल रहे हैं 19 मार्च से 27 मार्च के बीच में, जिसमें आपको सभी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है वो मिल रहे हैं 1499 रुपए में, रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहे हैं 499 रुपए में, और टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 251 रुपए में। आप इन सभी एग्जाम की तैयारी करके इस बार साल 2026 है उसमें सिलेक्शन प्राप्त है वो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस पर क्या व्यूज है आप बता सकते हैं, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर करना है और आपके सभी साथियों को बताना जरूर है। और दूसरी बात ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।